हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि सीटेट 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और इसमें 15 क्वेश्चन आपके जो हैं ईवीएस के कंटेंट वाले प्रश्न होंगे और 15 आपके जो है पेडागॉगी के होंगे। ओके, चलिए। प्रश्न क्या है इससे देखिए, ट्रेन से प्रश्न जरूर आता है तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल, या तो औसत चाल पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कुल कितना समय लगेगा जाने में, या तो पूछ लेगा कुल कितनी दूरी ट्रेन चली। बस यही 3 चीज़ पूछता है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 1 नंबर फिक्स रहता है आपका। 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे बताना है औसत चाल, आपको बताना है। देखिए, औसत चाल का जो फार्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? 2277 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 2277। और कुल लिया गया समय कितना है यहाँ पे देखना। 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ और यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे ये तिरुवनंतपुरम पहुंची। तो ये 6 बजे यहाँ से 6 सितंबर को 11:30 बजे चली और 8 सितंबर को 3 बजे पहुंच गई। तो इसमें देखिए जो आपका कुल समय लगेगा 24 घंटा हो गया और 15 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 79.5 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे टोटल, यहाँ पे देखना जो कुल लिया गया समय हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 39/30/60, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 79/2। ठीक है, अब यही 79/2 से हम 2277 में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 57 दशमलव कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। ठीक है, 57.6 निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आंसर आपका ये वाला इसमें सही होगा। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेन लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? स्टार लगाइए इस प्रश्न में। बहुत सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए सब लोग। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेन लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेन लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? बताइए सब लोग। बावड़ी का अर्थ क्या होता है? कुआं, तालाब, सीढ़ीदार कुआं या झरना? और जितने लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बावड़ी का जो अर्थ होता है डियर, वो होता है सीढ़ीदार कुआं। क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं। ओके, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु में नमी अधिक होती है, या बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है, या घटता है और वायु में नमी कम होती है, या घटता है और वायु में नमी अधिक होती है? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर देंगे। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जितने भी लोग फॉर्म भर दिए हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और जितने भी लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द वो अपना फॉर्म फिल कर दें।
तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही हैं। लहसुन के लिए वह दिखाती हैं बल्ब, जड़, बीज या राइजोम। 65 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग डियर। बाकी और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही हैं। लहसुन के लिए वह दिखाती हैं बल्ब, क्या दिखाती हैं, बल्ब दिखाती हैं। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया है, बताइए। पर्यावरणीय विकास लक्ष्य या लिंग समानता लक्ष्य या धारणीय विकास लक्ष्य या सामाजिक विकास लक्ष्य। राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे 66 का। बहुत अच्छे। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था धारणीय विकास लक्ष्य द्वारा। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, निम्नलिखित में से किसके लिए जो है पद तेल प्रयुक्त होता है, बताइए सब लोग। किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है, पेट्रोल और कच्चा तेल या डीजल और पेट्रोल या कच्चा तेल और डीजल या पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है, तो ये होता है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। देखिए, जितने भी भारत के जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको याद रखना है, और जितने भी राज्य हैं जैसे उनको भी आपको याद रखना है। बताइए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखना, ये आपका लक्षद्वीप हो गया और ये चंडीगढ़ हो गया। ये आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में छापिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है, बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। सभी कथनों को देखिए और सभी लोग आंसर बताएंगे सब लोग। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे आपका देखना, यहाँ पे जो पहला कथन है कि भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण और योजना बनाने के लिए निधि के आवंटन का निर्धारण और जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। तो यहाँ पे ए वाला और सी वाला, डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या कदम का वृक्ष। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना आप लोग, चांगपा क्या है, स्टार लगा के नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चांगपा ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति या पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति या पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति या नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो चांगपा क्या है, ये पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जो है जनजाति है। 71 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की दिशाएं क्रमशः क्या होगी। देखिए, ये मैप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो मैप आपके वॉलपेपर में लग जाना चाहिए, मोबाइल के स्क्रीन पे लग जाना चाहिए। कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पे है, उसकी दिशा क्या है, ये आपको बता देना है। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखना, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो होगा दिशाएं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है।
दुरुपयोग करने वाले लिंग, या वे जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, या अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग, या क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। 73 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 73 का आपका जो सही होगा आंसर ये कि महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है वो कि अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग उपयोग करना। यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सामाजिक विज्ञान में प्रवासन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, एक शहरी क्षेत्र से दूसरी शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, या एक देश से बाहर स्थान बदलना, या एक देश में अंदर स्थान बदलना। 74 का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में प्रवासन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? यह निर्दिष्ट करता है एक देश से बाहर स्थान बदलना। यहाँ पे 74 का आपका जो आंसर सही होगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। ओके ना। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है क्या? रेबो, लेखा, शेड या पेन। 75 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है। तो वो जगह कहलाता है लेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखा कहलाता है। ठीक है, लेखा एक स्थान है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षा की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? विषय वस्तु संचारक, या अधिगम सहजकर्ता, या सह अधिगमकर्ता, या व्यवहार रूपांतरकर्ता, या विषय वस्तु संचारक। कौन कौन से हैं बताइए सब लोग, कौन कौन से पद जो हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षा की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? सेवेंटी 76 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे देखना आपका जो सही होगा, यहाँ पे आपका ये वाला अधिगम सहगम सहज करता हो जाएगा और सह अधिगम करता हो, तो बी या सी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में जो है बज समूह का दायित्व है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, या छोटे समूह को कार्यपूर्ण करने के साथ साथ एक जो है समस्या देना, विषयों में अरुचि कम करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व क्या है? सभी को गुड मॉर्निंग डियर। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में जो है बज समूह का जो दायित्व होता है वो होता है छोटे समूह को कार्यपूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक जो है चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है, और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करना, या मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, या मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, या पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। राइट आंसर क्या होगा? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो टीचर जो प्रयास कर रहा है, किसका प्रयास कर रहा है बताइए सब लोग भाई। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो अध्यापक है जो प्रयास कर रहा है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करने का प्रयास कर रहा है, और जो है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने का जो है जागरूकता का विकास कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला बी वाला भी हो जाएगा। ठीक है, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास। ए बी सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि, या प्रश्नोत्तरी विधि।
79 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो वो ये विधि जो है समस्या समाधान विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती हैं। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? सामुदायिक संसाधन, संस्थागत संसाधन, या प्राकृतिक संसाधन, या प्रौद्योगिकी संसाधन? 80 का जवाब दीजिए सब लोग। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ रहा हूँ। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती हैं। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? तो रेवती को जो संसाधन का उपयोग करना चाहिए, सामुदायिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे 80 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होते हैं? छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, या छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, या छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, या छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है? तो ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से जो होता है वो छात्र प्रत्ययों से बेहतर समझते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, और दिवाली हो जाए उसके बाद मैं टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा, उससे बाहर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं आएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न ये है, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीना सुरक्षित नहीं है, या कहना चाहिए स्वामी से कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है, या कहना चाहिए स्वामी से कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है, या कहना चाहिए स्वामी से कि वो नदी के पानी और पानी के कैन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करने का अंतर लिखें। 82 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे डियर, अच्छे से पढ़ सकते हैं प्रश्न को। तो स्वामी से जो कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के कैन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखे। ठीक है, यही कहना चाहिए स्वामी से। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, प्रभावी विचार विमर्श मूल विषय से हट जाता है, या सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, या आलोचना शामिल करता है, या सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है? तो प्रभावी विचार विमर्श कार्य करता है। 83 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रभावी विचार विमर्श जो है सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। 83 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 ने विद्यालय क्या है? कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुश ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, या बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए, या जो है बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं, या बच्चों को कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। 84 का राइट आंसर क्या होगा जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, फिर आप लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो कक्षा में अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियां को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध किससे है? किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से, या आकलन में नियमितता से, या सीखने की समस्याओं की पहचान से, या सह पाठ्यक्रमी क्रियाकलापों का मूल्यांकन से। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देंगे, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है।
किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से या आकलन में नियमितता से या सीखने की समस्याओं की पहचान या सह पाठ्यगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। यहाँ पे जितने भी लोग ए जवाब दे रहे हैं किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से, यहाँ पे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखना ये वाला भी सही होगा, ध्यान देना, दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी, तो 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं? एटी 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका बी वाला आएगा, सवाल उठाना, उसके बाद आपका आएगा परीक्षण करना, उसके बाद हमें करना होगा संवाद, उसके बाद करना होगा अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावित शिक्षण अधिगम सामग्री महंगी होनी चाहिए या शिक्षकों द्वारा स्वयं बनानी चाहिए या छात्र केंद्रित होनी चाहिए या आव्यक्तित होनी चाहिए। मैंने आपको बताना, अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे भी बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित दिख जाए तो वो आपका 100% सही हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अध्यापक ने विद्यार्थियों को जो है बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे, विद्यार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयुक्त होगी। ऑप्शन देखिए, फिर फटाफट जवाब देंगे सब लोग। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे 88 का जो आंसर सही होगा कि पौधों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज बड़े पौधे उगेंगे। यहाँ पे चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या है। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का जो महत्व है वो महत्व है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। 89 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूह में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना को क्या करना चाहिए। रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए, या रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल हैं और अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए, या रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है, या रिद्धि से कहना चाहिए कि वे जो समझाएं कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक जो है गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूह में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना को क्या करना चाहिए, शबाना को करना चाहिए, रिद्धि से कहना चाहिए कि वो समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे आप लोग डीएम कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कुछ भी जानकारी चाहिए तो। ओके ना। चलिए, कितना स्कोर हुआ आज जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में जय हिंद सभी लोग ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।